न्यू चैप्टर हेडिंग। वो उसको भूल जाओ। सो न्यू चैप्टर की हेडिंग अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखने का प्रोसेस करेंगे। पहले पूरा समझेंगे अच्छे से कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज होता क्या है। देखो, सिंपल अमालगमेशन का मतलब क्या? कोई पूछे तुम्हें अमालगमेशन, तो अमालगमेशन का मतलब क्या? मर्ज, मर्जर, अलग हो रहे। ओ भाई, ये तो अलग ही कर दिया इसने तो। हाँ, बहुत सारी कंपनी या दो कंपनी मिलके क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, न्यू कंपनी कर रहे हैं या उसी कंपनी को कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमालगमेशन। ना अमालगमेशन में बेसिकली हम लोग को कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं? चार। कौन से चार बताओ? एब्जॉर्प्शन, फिर अमालगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और लास्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। टॉपिक्स कितने पढ़ने अपने को टोटली इसमें? चार। ठीक है। लेकिन अभी जो नया जो रिवाइज सिलेबस आया उसमें इंटरनल को क्या कर दिया बताओ, एक अलग से चैप्टर पढ़ा दिया है, और हम लोग ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा भी है ना। मार्क्स भी ऑलमोस्ट तुम लोग 70 to 80% लेके आ रहे हो, कोशिश करो इसको फुल मार्क्स लाने के लिए। अब हमें इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, ये तीन चीज। अब एक एक का मतलब समझना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? हाँ, बेच देना, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब क्या, एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है। अब जैसे देखो, एग्जांपल अपन ले सकते हैं पीवीआर, आइनॉक्स। ये दोनों पहले क्या थे, अलग अलग थे। अब क्या हो गया बताओ, पीवीआर को किसने खरीद लिया है? आइनॉक्स ने खरीद लिया। करेक्ट है। तो अब ये बड़ी कंपनी क्या करते हैं लोग, अपना मतलब बिजनेस सेव करने के लिए, जैसे मुझे पता है कि ये सब मेरे क्या है, कॉम्पिटिटर्स है, खरीद लो इनको। उससे क्या होगा, एक बार पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम बिजनेस तो सेफ। हम क्या हो गए आज, मोनोपोली। है क्या नहीं मोनोपोली, बताओ। करेक्ट। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे कंपनी को खरीद लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन का मतलब क्या? एक बेस्ट एग्जांपल अमालगमेशन का, वी आई। क्या है वी आई? वोडाफोन एंड आइडिया। क्या कर रहे हैं लोग, पहले वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी। वोडाफोन अपना बिजनेस अलग कर रहा था, आइडिया अपना बिजनेस अलग कर रहा था, करेक्ट। जियो के आने के बाद क्या हुआ, सब भूकंप आ गया मार्केट में, है ना। अब इनके पास, वोडाफोन और आइडिया के पास अलग अलग कस्टमर्स बहुत कम थे। पोजीशन क्या आ गई थी कि भाई बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा। क्यों? सारे कस्टमर्स धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, जियो में शिफ्ट होते जा रहे थे। अब इनको सरवाइव तो करना पड़ेगा, करेक्ट। अब सरवाइव करने के लिए क्या किया इन्होंने, दोनों ने हाथ मिला दिया, चलो आओ भाई अपन मिल के बिजनेस करते हैं, मिल के इनका सामना करेंगे। तो वोडाफोन और आइडिया दोनों ने क्या कर दिया, मर्ज करके अब क्या कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी का नाम चेंज करना, या फिर एक कंपनी ने अपना बिजनेस को दूसरे कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया है। ये कंपनी थी लॉस मेकिंग कंपनी, ये कंपनी थी लॉस मेकिंग कंपनी। अब लॉस मेकिंग कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो बिजनेस को बंद कर दो, या फिर किसी और को बेच दो। अब सामने वाला उस लॉस मेकिंग को क्यों क्यों खरीदेगा बताओ? एक तो सस्ते में मिलेगा, और दूसरा उसके पास जो एसेट्स वगैरह है वो हम इजीली यूज करने के लिए हमें मिल जाएगा। समझ में आया? तो दूसरी कंपनी क्या करती है, एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लेती है, और फिर उस लॉस मेकिंग कंपनी का नाम खत्म। अब वो किस में आ गया, अब वो जो न्यू कंपनी थी वो अपने नाम से बिजनेस करेगी। ठीक है। फिर ये बताओ जरा, इंटरनल में क्या पढ़ा था हम लोग ने? इंटरनल का क्या पढ़ा था? हाँ, लॉसेस को बिजनेस से निकालने के लिए कंपनी क्या करती है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ क्या करती है, एडजस्टमेंट्स करती है ना। इक्विटी शेयर्स को बोलते कि तुम अपना लाइबिलिटी कम कर दो, क्रेडिटर्स को बोलते हैं तुम अपना लाइबिलिटी कम कर दो, एसेट्स को रिवैल्यू करते हो, ये सब से
हम अपने लॉसेस को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अमालगमेशन में ये सारी चीजें हमें पढ़नी है ना। जैसे देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। तुम जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए, है ना, मार्केट में तुम गए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, समझो तुम्हें कुछ क्लोथ खरीदने हैं। क्या लेके जाओगे और क्या मिलेगा तुम्हें, थैला लेके जाओगे और कपड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं। पैसा लेके जाएंगे और हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा, क्लोथ्स मिलेंगे। तो तुमने ये क्लोथ खरीदने के लिए क्या दिया, पैसा दिया। तुमने क्लोथ खरीदने के लिए क्या दिया, पैसा दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। इसको कहते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। समझो वहां पे तुम्हें एक शर्ट पसंद आई और उस शर्ट की रेट थी 600। तुम क्या करोगे, बार्गेन करोगे पहले। जब तक बार्गेन नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो बार्गेन, क्या बार्गेन करेंगे, अरे भैया 500 में दे दो। अगर उसको परवड़ेगा तो वो 500 में दे देगा। तो मतलब एक शर्ट की कीमत तुमने कितनी चुकाई, 500 रुपीज। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है बताओ, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है ना। समझो हम लोग कौन है, किसको खरीदे अपन बताओ। नाम लिखूंगा नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना। हम लोग एक ऐसे जो छोटी छोटी ऐसे जो है मार्केट में, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। क्या होगा बताओ, ये लोग ऐसे ही अपना बिजनेस हमको दे देंगे, क्या ये लोग ऐसे ही अपना बिजनेस अपने को दे देंगे, बताओ तो फिर पैसा लेंगे। तो मैं क्या देख के पैसा दूंगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, समझो। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी पता है तुम्हें बिग बाजार जो थे सारे, बिग बाजार, वो बिग बाजार का क्या हुआ बताओ, किसने खरीद लिया इसको, रिलायंस ने खरीद लिया। स्मार्ट बाजार बना दिया, मतलब उसको, है तो रिलायंस का ही है, करेक्ट। तो इसके पास, बिग बाजार के पास भी तो पहले स्टॉक वगैरह था, इसके पास भी तो स्टॉक था, इसके पास क्या थे, एसेट्स थे, इसके पास और क्या था बताओ, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ, वो सब एसेट्स में आ गए, और कुछ लाइबिलिटीज भी थी। तो हम जब कोई कंपनी को खरीदते हैं तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उस कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है। समझो एसेट्स है 100 करोड़ के, लाइबिलिटीज है 20 करोड़ के, तो बताओ इस कंपनी की कीमत कितनी है, 80 करोड़। इस कंपनी की कीमत है 80 करोड़। लेकिन बिग बाजार उसने क्या बोला, भाई मैंने मार्केट में नाम कमाया है, आज लोग शॉपिंग करने आते हैं तो पहले कहाँ देखते हैं, बिग बाजार आते हैं। तो मुझे 80 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे 180 करोड़ चाहिए। क्या रिलायंस वाला 180 करोड़ दे देगा, गुडविल का पैसा देगा वो। हाँ मुझे पता है कि आज मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये बिग बाजार खत्म हो गया, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर खत्म हो गया। आज मार्केट में कौन बच गया, खाली स्मार्ट बाजार। तो लोग कहाँ जाएंगे, स्मार्ट बाजार में खरीदेंगे। तो ये 100 करोड़ तो हम लोग एक साल में वसूल कर लेंगे। तो कंपनी एक्स्ट्रा 100 करोड़ दे रही है। वो 100 करोड़ क्यों दे रही है, बिकॉज उस कंपनी का क्या है, गुडविल है। समझ में आया। तो सिंपल क्या याद रखना है कि 80 के बदले मैंने कितने दिए, ज्यादा दिए। तो मैं ज्यादा कब दूंगा, जब उस कंपनी का क्या होगा, गुडविल होगा। अब दिमाग में ख्याल आया कि यार चलो किंगफिशर खरीदते हैं अपन। किंगफिशर दारू की बोतल ले रहे, वो हवाई जहाज। बताओ क्या होगा अभी। समझो विजय माल्या आया और मेरे को बोलता है कि सर ये कंपनी खरीद लो, मैं आपको 300 करोड़ में बेच देता हूँ, सारे जहाज आपके, 300 करोड़। अब मैं क्या बोलूंगा बताओ, दे दूंगा 300 करोड़। कितना दूंगा, हाँ, जितने मेरे पास है। अब मान लो उसके पास एसेट्स है 400 करोड़ के, और लाइबिलिटीज है 80 करोड़ की, चलो। हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, ये तो उल्टा पोजीशन है। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो इसकी वर्थ कितनी आ रही है बताओ, 320 करोड़, और वो मुझसे मांग रहा है 350 करोड़। लेकिन मुझे पता है कि इस बंदे की मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, गुडविल इसकी खराब हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा नहीं मैं तेरे को सिर्फ कितना दूंगा, 250 करोड़।
वो एग्री हो जाएगा, क्यों, उसको बैंक का पैसा चुकाना है। तो उसने ये 250 करोड़ में मुझे बेच दिया। अब एसेट की वर्थ कितनी थी बताओ, 320 करोड़, मैं कितना दे रहा हूँ, 250 करोड़, तो ये क्या हो जाता है, मैं पैसा कम दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। गुडविल मतलब क्या बताओ, कब तुम ज्यादा पैसा दोगे, जब उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है तो तुम ज्यादा पैसा दोगे, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुडविल। तो अब ये टॉपिक, ये वर्ड समझ में आ गया, पीसी। पीसी मतलब क्या, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में अगर तुमने ज्यादा पैसा दिया है तो वो गुडविल का पैसा दिया है, और अगर कम दिया तो वो तुमने किसका पैसा दिया है, कैपिटल रिजर्व। कम बिकॉज उसकी मार्केट में गुडविल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। तुमने ये डिसाइड कर लिया कि उस कंपनी को हम 300 करोड़ में खरीदेंगे। अब इस 300 करोड़ का पेमेंट तुम कैसे कर रहे हो, अब इस 300 करोड़ का पेमेंट तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। या तो तुम पेमेंट क्या करोगे बताओ, इक्विटी शेयर्स दे दोगे, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दे दोगे, और या फिर उसको कैश दे दोगे, करेक्ट। अब क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें क्वेश्चन में ये चीज दी है, या फिर तुम्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो इससे तुम्हारा मेथड डिसाइड होता है। किसका मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। समझ में आ रहा है, बिकॉज ये हर क्वेश्चन में तुम्हें पीसी निकालना ही निकालना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, डाबाचूक हो जाते हैं कि सर कौन से मेथड से पीसी निकालना है। अगर तुम्हें इस पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और वो भी पूरा इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग 2000 इक्विटी शेयर्स देंगे एट द रेट ऑफ 300, 3000 प्रेफरेंस शेयर्स देंगे एट द रेट ऑफ 200, और बाकी का 200 करोड़ हम लोग कैश देंगे। तो तीनों फिगर तुम्हें बराबर दे दिया है। ऐसा है कि कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं। तो तुम लोग पीसी कौन से मेथड से फाइंड करोगे, इस मेथड से। इस मेथड का नाम क्या है, नेट पेमेंट मेथड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या, नया कंपनी मुझे पीसी का पैसा कैसे दे रही है। अब याद रखना, उसमें सिर्फ ये तीन चीज आएगी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं आएगी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कैश। बताओ, क्लियर, ये क्लियर। और अगर क्वेश्चन में तुम्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में दे दिया है कि भाई हमने उस कंपनी के बिल्डिंग लेके गए, हम उस कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी लेके गए, हम उस कंपनी के फर्नीचर फिक्चर्स लेके गए, हम उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट लेके गए, डेटर्स लेके गए, फिर क्रेडिटर्स था, बैंक लोन था, ये सारे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग पीसी कौन से मेथड से निकालेंगे, इस मेथड से। इस मेथड का नाम क्या है, तो इस मेथड का नाम है नेट एसेट मेथड। इस मेथड का नाम है नेट एसेट मेथड। बताओ, ये क्लियर पहले दोनों, कि किस मेथड से हमें पीसी का कैलकुलेशन करना है। अगर पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो कौन से मेथड से करेंगे, नेट पेमेंट मेथड। अगर एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो किस मेथड से करेंगे, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। या तो ओल्ड बुक्स के बारे में आएगा, या फिर न्यू बुक्स के बारे में। ओल्ड बुक्स के बारे में तुम्हें आ सकता है कि या तो तुम पास करो जर्नल एंट्रीज, और या फिर लेजर अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, और न्यू बुक्स में जर्नल एंट्रीज आ सकती है, और फिर से एक नया बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो। अपन देखते हैं सबसे पहले ओल्ड बुक्स। मुझे ओल्ड बुक्स में क्या करना है, दो चीज, या तो जर्नल एंट्रीज, या फिर लेजर अकाउंट। जब मैं ओल्ड बुक्स की बात करता हूं तो याद रखना अपने दिमाग में एक चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप याद करो, 12th में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, डिसोल्यूशन। वहां पे सिर्फ इतना सा बता दो क्या क्या अकाउंट हम लोग बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। याद आ रहा है। अब इसको हम लोग इलाबोरेट करेंगे कि ये इसमें कैसे फिट करना है इसको। और जब हम लोग न्यू बुक्स की बात करेंगे
तो यहां पे तुम्हारा दो मेथड है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये मेथड का ओल्ड बुक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम कोई भी मेथड फॉलो करो उससे ओल्ड बुक्स में कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेथड है किस में काम आएगा, खाली बस न्यू बुक्स में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये ओल्ड बुक्स का, कि कैसे जनरेटरी कौन सी एंट्रीज वगैरह पास करनी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। चलो बैलेंस शीट फटाफट, पहला क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट पहले शेयर होल्डर्स फंड, इससे तुम्हारी बैलेंस शीट भी याद हो जाएगी। बताओ नेक्स्ट क्या आता है इसमें, शेयर कैपिटल। सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, डायरेक्टली अपन ये लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ए पार्ट, बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर थर्ड पार्ट करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर, हाँ एक तो ले लेते हैं हम लोग ट्रेड पेबल्स। फिर बी पार्ट अदर करंट लाइबिलिटीज, और इसका आ गया है टोटल। सेकंड में हम लोग लेते हैं एसेट्स। फर्स्ट पार्ट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट पीपी। सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड पार्ट करंट एसेट्स। बताओ इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स पहले क्या आता है, इन्वेंट्री पहले आता है, ट्रेड रिसीवेबल पहले आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर इसके बाद इन्वेंट्री, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बस हो गया, ठीक है चलो, और फिर ये टोटल। तो ये जो बैलेंस शीट दी है ये कौन से बुक्स की दी है, ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड कौन है, ओल्ड कंपनी। ए लिमिटेड है ओल्ड कंपनी। और मुझे क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। अब देखो अकाउंट कौन से बनेंगे, सबसे पहले तुम्हें कौन सा अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, वहां पे हम लोग क्या बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल। अभी तुम लोग ने बताया कौन सा अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्यों, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ओनर कौन है, यहाँ पे ओनर कौन है बताओ, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर बताओ वहां पे तीसरा कौन सा अकाउंट बनाया था, बैंक अकाउंट। अब यहां पे भी बैंक अकाउंट का रूल समझना, अगर बैंक वो लोग लेके चले गए, वो लोग कौन, न्यू कंपनी, तो मुझे अकाउंट नहीं बनाना है। और वो लेके नहीं गए तो मुझे अकाउंट बनाना है। तो चार अकाउंट तो समझ में आ गया। पांचवा अकाउंट कौन सा बनाना है, न्यू कंपनी अकाउंट। पांचवा अकाउंट तुम्हें बनाना है न्यू कंपनी अकाउंट। तो टोटल कितने अकाउंट हो गए, 5। अब रूल समझना अच्छे से। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स इनटू लेजर। अब एक एक आइटम्स पर हम लोग जाएंगे, अब बताना तुम लोग कौन सा कहाँ लिखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बताओ, इसके लिए अलग अकाउंट बनाया अपन ने, तो कहाँ लिख देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी कोई जनरल एंट्री बता दो, इसकी बताओ पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल की बताओ।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर की एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को जर्नल एंट्री भी करनी है और लेजर भी करना है। तो इसकी फर्स्ट दो एंट्री समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है बताओ, रिजर्व्स। ये रिजर्व्स हम लोग किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, कहां लिखूं मैं? इसके क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व, चलो मान लेते हैं जनरल रिजर्व है, इसकी एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मान लो, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले लाइबिलिटीज हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। समझो 8% डिबेंचर, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर करनी है तुम्हें? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। इसकी एंट्री बताओ। सन्ड्री लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री नंबर 4। पहली एंट्री कौन सी थी? इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कौन सी थी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड कौन सी थी? जनरल रिजर्व। फोर्थ कौन सी थी? ये लाइबिलिटीज। अब एसेट्स में देखो क्या क्या है। एसेट्स में हमारे पास है पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिया होगा, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज और कैश। एसेट्स को कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? टू सन्ड्री एसेट्स, और लिख देंगे यहाँ पे पीपी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स और क्या था? इन्वेंट्री, बस। इसकी एंट्री बताओ। ये इन्वेस्टमेंट था, इसकी एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, टू इन्वेस्टमेंट, टू ट्रेड रिसीवेबल और टू इन्वेंट्री। आया समझ में? ठीक है। अब क्या बचा बताओ? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या होगा बेसिकली? बैंक बैलेंस। कहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस? इसके लिए हम लोग ने एक अलग से अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट। तो ये लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी एंट्री बैंक टू बैंक। सीए एंटर में आ गए हम लोग। इसकी एंट्री, इसकी जनरल एंट्री। ये जो बैंक में हम लोग ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? जब इसकी एंट्री नहीं होती तो इतना क्यों सोच रहे हो बेटा? हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, जिस अकाउंट में हम लोग ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, मतलब वो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, है ना भव्य? तू फिर भी लिख के आ जाता, क्या लिख के आता? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या? पर अब से दिमाग में रहेगा कि जिस अकाउंट में हम लोग ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंसेस लिखे उसकी कोई एंट्री नहीं आती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं आती है। यहां तक क्लियर? अब आगे, ये तुमने क्या किया बताओ? स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स। कहां हमने ट्रांसफर किया? जो जो लेजर अकाउंट हमने ओपन करा था वहां पे हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, हमें क्या करना है? रिकॉर्ड पीसी। पीसी मतलब क्या? परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। हम लोग ने परचेज कंसिडरेशन अभी ऊपर पढ़ा था, कैसे निकालेंगे बताओ? या तो नेट एसेट मेथड से या फिर नेट पेमेंट मेथड से। अब पीसी की एंट्री याद करते, देखो पीसी कौन किसको दे रहा है? न्यू कंपनी किसको दे रही है? ओल्ड कंपनी को, करेक्ट। तो बताओ ओल्ड कंपनी क्या एंट्री पास करेगी इस पीसी की? थोड़ा सोच के बताओ। देखो इसको पहले हम लोग क्रिएट करेंगे। हाँ देखो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे इसको। हम लोग को पैसा किससे लेना है बताओ? हम लोग को पैसा लेना है न्यू कंपनी से।
न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। अब ये कैसा आया सर बताओ, ट्वेल्थ में हम लोग जब एसेट्स को बेचते थे तो कहाँ लिखते थे बताओ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अभी भी तुम क्या कर रहे हो, एक एसेट को बेच रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल बेचा है क्या बताओ, इंडिविजुअल नहीं बेचा है, एक साथ सारे एसेट्स को बेच दिया है और पैसा मुझे एक साथ मिलेगा, करेक्ट। और वो पैसा किससे मिलने वाला है, न्यू कंपनी। ट्वेल्थ में तो क्या करते थे, कभी बिल्डिंग बेचा, कभी मशीन बेचा, कभी फर्नीचर बेचा, हम लोग अलग अलग एंट्री पास करें। अभी तो मैंने सारे एसेट्स को एक ही बंदे को बेच दिया है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री याद हो जाएगी। अब इसकी पोस्टिंग बताओ कैसे करूं मैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बाय न्यू कंपनी, ब्रैकेट में लिख लेंगे पीसी, और सेकेंड इफेक्ट न्यू कंपनी के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये समझ में आया। अब पीसी, ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट एंट्री पीसी की। सेकंड, न्यू कंपनी तुम्हें क्या क्या देगी, मैंने ऊपर लिखा था न्यू कंपनी तुम्हें तीन चीज देगी, क्या क्या बताओ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और कैश या बैंक, करेक्ट। तो अब सेकंड एंट्री तुम्हें क्या पास करनी है, मतलब उसमें अपने को जो जो शेयर्स मिल रहा है, तो क्या लिखना है देखो, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू न्यू कंपनी अकाउंट। बताओ ये याद रहेगा। पहले पीसी की क्या एंट्री पास करी तुमने, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, न्यू कंपनी से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, न्यू कंपनी से तुम्हें तीन चीज मिलेगी, इक्विटी शेयर्स मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा और पैसा मिलेगा बैंक। तो उन सबको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, और न्यू कंपनी को करेंगे क्रेडिट। बताओ इसकी पोस्टिंग अभी कैसे करेंगे। अब देखो ये समझाता हूं मैं, ये तो इजी है, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी बताओ, न्यू कंपनी के क्रेडिट साइड में एक लिख लेते हैं हम लोग एक बार। बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बाय इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी और बाय बैंक। फिलहाल इन तीनों में से सेकंड इफेक्ट किसका लिख सकता हूं मैं इजीली, बैंक का, करेक्ट। तो लिख लेते हैं बैंक का, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, टू न्यू कंपनी। अब देखो इसका इफेक्ट कैसे लिखना है, या तो तुम इसका भी अलग से अकाउंट बनाओ, लेकिन उतना टाइम होगा नहीं हमारे पास। तो बेसिकली दिमाग क्या लगाना है, ये इक्विटी शेयर्स किसके लिए मिला होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये प्रेफरेंस शेयर्स किसके लिए मिला होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। समझ में आया। तो ये इक्विटी शेयर्स को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर में। ये प्रेफरेंस शेयर्स को कहां ट्रांसफर कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। लक्ष्य कहां ध्यान है, क्या बताया बता, क्या सोचता है तू, कहां भटक जाता है, किसके बारे में सोचता है, भिंडर जाना है, किसके बारे में, लक्षिता, वो तो भाई बहन होते लक्ष्य और लक्षिता। चलो इक्विटी शेयर्स वापस बताओ, ये इक्विटी शेयर्स किसको मिला है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसका सेकंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में लिखूं, इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। फिर प्रेफरेंस किसके लिए मिला होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, तो टू प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी। समझे ये। तो वापस यहां तक एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बताओ स्टेप नंबर वन क्या करते हैं हम लोग, सारे लेजर बनाएंगे, ठीक है। फिर एक एक बताओ, पहले बैलेंस शीट को खाली कर देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट को खाली कर देंगे, कैसे खाली करेंगे, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाए, मैं पूछा तुम आंसर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, होल्डर में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर्स में जाएगा, ठीक है। सारी लाइबिलिटीज कहां लिखेंगे, रिलेशन के क्रेडिट साइड में। सारे एसेट्स कहां लिखेंगे, बैंक को कहां लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर पीसी में कितनी एंट्री पास करनी है, पहले दो तो तुम्हें समझ में आ गया, दो क्या था बताओ, पहले पीसी मिलेगी या ड्यू करना है, क्या होगा एंट्री, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पीसी में क्या क्या मिल रहा है, तो क्या क्या मिल रहा है बताओ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और बैंक। और तीसरा जिसको मिल रहा है उनको बांट दो, इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां तक क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है बताओ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ खर्चा, कुछ खर्चा है ना, मतलब कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होंगे जब हम लोग कंपनी को बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर वगैरह निकालने का, डिसमेंटल करने का खर्चा, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे। अब ये खर्चों का देखो दो ऑप्शन याद रखना। या तो ये खर्चा कौन पे कर रहा है? ओल्ड कंपनी। और या तो ये खर्चा कौन पे कर रहा है? न्यू कंपनी। चलो पहले ये खर्चा कौन पे कर रहा है? ओल्ड कंपनी। सोच समझ के थोड़ी एक एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, करेक्ट है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर ये खर्चा न्यू कंपनी पे कर रही है तो नहीं, रियलाइजेशन तो आएगा ही नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि रियलाइजेशन में कब डेबिट करता हूं? जब मेरा खर्चा है। न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो न्यू कंपनी का अकाउंट मेरे बुक्स में खड़ा हो जाएगा। हाँ, एंट्री एंट्री बताओ, मैं तो एंट्री पूछ रहा हूँ। अगर मेरा खर्चा कोई और पास पे कर रहा है तो क्या पास करूंगा एंट्री? हाँ तो बताओ कहाँ लिखेंगे? रिलेशन के क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। अगर मैं रिलेशन के क्रेडिट साइड में नोट करूंगा तो खर्चा कैसे हुआ ये? अगर मैं डेबिट में खर्चा नोट करूंगा तो ये मेरा खर्चा तो है ही नहीं, तो मैं क्यों नोट कर रहा हूँ? किसको देना है? न्यू कंपनी मेरा खर्चा दे रही है। परचेज कंसिडर मैंने क्या बोला? ऐड नहीं होगा, सिर्फ तीन चीजें आती है, बाकी दूसरे नहीं। एसेट्स लायबिलिटीज लेके जा रहे हैं वो सब आता है, बस भूल जाओ। बस बिल्कुल सही बोला, भूल जाओ। ओल्ड कंपनी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगी। समझ में आया? भाई खर्चा किसका था? मेरा। मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं क्या बताओ? नहीं। कौन दे रहा है? न्यू कंपनी। भाई तू रिकॉर्ड कर, तू दे रहा है ना पैसा, तू रिकॉर्ड कर। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझ में आया? या फिर दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है देखो। क्या है दूसरा ऑप्शन? पहले मैंने खर्चा कर दिया तो क्या एंट्री पास करूंगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर ये वापस से मुझे पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। कोई मतलब है ऐसी एंट्री पास करने का? नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? री कर दिया, री। तो हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। तो अगर न्यू कंपनी पे करती है खर्चा तो उसको न्यू कंपनी को एंट्री पास करने दो। हम पे कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे। बताओ अब कहाँ लिखेंगे एंट्री इसकी? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या आएगा इधर? टू बैंक अकाउंट। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब तुम्हारे पास कितने अकाउंट ओपन है देखो। एक तो रियलाइजेशन, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, चौथा बैंक और पांचवा न्यू कंपनी। सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करते हैं? सबसे पहला अकाउंट ये अपने आप तुम्हारा टैली हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? इतना तुम्हें पीसी मिलने वाला था और उन्होंने इतना दे दिया तुम्हें, तो ये अकाउंट तुम्हारा टैली हो जाएगा। अब बचे चार अकाउंट। वो सब कैलकुलेट हो जाता है, वो सब है ना, ये कभी भी इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। अब बताओ तुम्हारे पास चार अकाउंट है, अब कौन सा क्लोज करोगे? नहीं, तुम क्लोज करोगे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सीक्वेंस याद रखना, कौन सा क्लोज करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली मान लो टैली हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यहां पे मान लो कहीं पर भी डिफरेंस आ गया तो उस डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन में, बराबर। अगर मान लो कहीं पर भी डिफरेंस आ गया तो ये डिफरेंस तुम्हें कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। टैली हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं टैली हुआ तो डिफरेंस कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। अब बताओ, अब तुम्हारे पास तीन अकाउंट है, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर और बैंक। अब कौन सा क्लोज करोगे? अब रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं क्लोज कर रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंस इधर आया था, मैंने इधर लिख दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब मैं इस अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ और मान लो बैलेंस आ गया इधर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे ये? बैंक नहीं, ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। कौन से अकाउंट में जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर मैंने मान लो यहाँ पे लिख लिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और मान लो बैलेंस आया इधर तो क्या लिख देंगे? टू बैंक। इसका बैलेंस कौन से अकाउंट में जाएगा? बैंक में जाएगा। तो बैंक में यहाँ पे लिख देंगे अपन बाई इक्विटी शेयर होल्डर, और ये तुम्हारा अकाउंट क्या होगा लास्ट में?
टैली। तो सीक्वेंस क्या था बताओ? सीक्वेंस पहला पहला अकाउंट नॉर्मली कौन सा क्लोज करेंगे अपन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंस कहाँ जाएगा? न्यू कंपनी तो टैली हो जाएगा बेटा, उसको तो क्लोज करने की जरूरत नहीं, वो टैली हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कहाँ जाएगा बैलेंस? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस कहाँ जाएगा? बैंक में। और तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली होना ही चाहिए। अगर ये टैली हो गया इसका मतलब तुम्हारा एकदम क्वेश्चन परफेक्ट है। तो ओल्ड बुक्स में बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो तुम्हें क्या आएगा? जर्नल एंट्रीज या फिर लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट समझ में आया? कौन सा कहां पोस्टिंग करना है? एंट्रीज बताते जाओ फटाफट, मैं पूछ रहा हूं तुम एंट्री बताओ। पहला, तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया, एंट्री। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व्स को इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन, एसेट्स को रियलाइजेशन, बैंक को बैंक में, नो एंट्री, ठीक है। पीसी की 3 एंट्री बताओ। न्यू कंपनी टू रिलेशन सेकंड, टू न्यू कंपनी, तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या थी सर? नहीं 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 नहीं, पीसी की 3 एंट्री। एक तो तुमने बोल दिया पीसी की ड्यू वाली एंट्री, दूसरा जो जो इक्विटी मिल रहा है, तीसरी एंट्री कौन सी? जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिला था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला था, वो वाली नेक्स्ट एंट्री आएगी, ठीक है। फिर कौन सी एंट्री? रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली एंट्री बताओ। अकाउंट टू बैंक, ठीक है। अब सीक्वेंस याद करना, कौन से पहले क्लोज करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। फिर कौन सा क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन का बैलेंस इक्विटी में, फिर इक्विटी का बैलेंस बैंक में, और बैंक बैलेंस तुम्हारा टैली होना चाहिए। ये क्लियर? यहां तक क्लियर? अब थोड़ा लिखे। कितनी बज गई है? हो गया टाइम? वह कल करेंगे फिर। समझ में तो आ गया? लिखने का काम हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।